बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंथिया रिची, हर ज़बान के ऊपर ये नाम आ रहा है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी जो है वो दबाइए। सिंथिया रिची को इंसाफ मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके साथ बहुत जुल्म हुआ और किसी भी खातून की इज़्ज़त जो है वो मेरे ख़्याल में बहुत अहमियत की हामिल होती है। सिंथिया रिची पाकिस्तान की मेहमान भी हैं, वो पाकिस्तान आई और उनके साथ जो कुछ हुआ उसका बहुत अफसोस है और उन्होंने शवाहिद मुतल्लिका लोगों तक पहुंचाए हैं और मुझे अपनी अदलिया के ऊपर और हुकूमत पाकिस्तान पर पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला उनको वो इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये पैदा होता है कि ये खामोशी कैसे टूटी 10 साल के बाद। एक ऐसे मुल्क में वो सयाह बन के आई जिसमें उस वक्त बम धमाके हो रहे थे और इंतहाई हालात दिगरगूं थे, तो फिर वो एक ऐसे मुल्क में सयाहत करने आई थी। तीसरी सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि सिंथिया रिची 10 साल से पाकिस्तान में मुकीम हैं, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो ज़रिया आमदन भी अपना बताए। और चौथा ये है कि उनकी बहुत सीनियर लोगों के साथ जो है वो मुलाकातों की तस्वीर उन्होंने डाली हुई है, तो वो किस कैपेसिटी में, किस हैसियत में जो है वो मुलाकातें कर रही हैं। फिर एक ऐसे मुल्क में वो आईं और साथ ही सयाहत करती रहीं और अचानक वो बाला ऐवानों तक पहुंच गईं। हम और आप भी बैरून मुल्क दौरों पे जाते हैं तो क्या वहाँ के सदूर और वहाँ के वज़राए आज़म से मुलाकात की जाती है, और ये ख्वाहिश का इजहार तो हम खुद करते हैं ना। तो फिर हमें भी ये भी मालूम है कि मेरे वालिद जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुझे बताया कि 1980 की दहाई में जब वो कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर की ख़रीदारी के लिए फोर्ट नॉक्स अमेरिका गए तो उनको बाकायदा वहाँ जो है वो, जिसको फ़ौजी ज़बान में बैटमैन कहा जाता है, एक इंतहाई खूबरू जो ख़ातून थी, वो बतौर मुलाजमा के तौर पर कहा कि ये आपकी वर्दी और जूते वूते पॉलिश करने के लिए आपकी वहाँ इंतज़ार करेंगे। उसके ऊपर जो है वो, जो कि जनरल साहब का तजज़िया था, उन्होंने कहा वो कहीं से भी एक फ़ौजी नहीं लग रही थी। लेकिन बहरहाल जनरल साहब ने कहा कि इस्लामी रवायात के मुताबिक और हमारे पाकिस्तानी इक़दार के मुताबिक मैं इस खातून से कोई मदद नहीं लेना चाहता, और उन्होंने ये कह के उसको वहाँ से फ़ारिग कर दिया। जनरल साहब ने बताया कि दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज जो मगरबी हैं वो ज़्यादातर औरतों का सहारा लेके जो है वो काम करती हैं और बड़ी बड़ी जगहों तक रसाई जो है वो इख्तियार करती हैं। हमें याद है कि किम बार्कर जो थी वो भी एक सहाफ़ी थी और उन्होंने नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे उनके हवाले से कुछ बातें मायूब कही थीं, और इसी तरीके से बाद में फिर क्रिस्टीना लैम्ब जो हैं वो भी शामिल हैं। और फोर्टिफाइंग पाकिस्तान क्रिस्टीन फेयर ने किताब लिखी जिनको पहले यहाँ बड़ी आवभगत की गई और वो अफवाज पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिशियल से मिली, और उसके बाद पाकिस्तान में उन्होंने अच्छे बयानात अखबारात की हद तक दिए पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन जब किताब लिखी तो बिल्कुल उलट, और पाकिस्तान को इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया और पाकिस्तान को जो है वो इंतहाई गलत किस्म के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए। इसी तरीके से कैरी शॉफील्ड जो है उन्होंने बहुत ही घिनौनी किताब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिखी, और इसी तरीके से पाकिस्तान ने तो हमेशा सबको इज्जत दी और हमने ताज़ीम की, लेकिन लोगों ने उसका फ़र्क मतलब निकाला। रेमंड डेविस को आपको याद है कि रेमंड डेविस ने जो है वो यहाँ आके कत्ल किया, वो जासूस था और सबको पता है, पूरी दुनिया को ये मालूम है, और उसके बाद वो निकल गया और उसके बाद वो किताब लिखता है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और टोटल झूठ की बुनियाद है उस किताब के अंदर, कोई एक रुपये की भी हकीकत नहीं है। अब हमें ये देखना है कि कहीं एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान पूरी दुनिया से जो है उसको बेइज्जती हो रही है और हिंदुस्तान का जो एक मकरू चेहरा है और एक जो दहशत गर्दाना जो चेहरा है वो उनका सामने आ गया है। बीजेपी जो है वो एक, आपको मालूम है कि उसके क्या अज़ाइम हैं। तो बीजेपी की जो दुनिया जहान के अंदर उनका बेनकाब हुए, उसके बाद पाकिस्तान को किसी सूरत जो है वो अब चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के उन लोगों के ऊपर, मैं अवाम की बात नहीं, मैं उस ख़ास एक शख्सियत की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस कुर्सी की बात कर रहा हूँ। ये कहीं पाकिस्तान की कुर्सी को बदनाम करने की तो कोशिश नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान को एक रेपिस्ट स्टेट के तौर पर जो है वो पेश किया जा रहा है। ये वो तमाम सवालात हैं जो हमारे दिलों में उठते हैं और यकीनन वक्त आने के ऊपर इनके बहुत सारे जवाबात हमें मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ
کہ ان سوالات کے جوابات نہ صرف ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو، حکومت وقت کو، بلکہ اعلیٰ عدلیہ کمیشن مقرر کیا جائے اور وہ ان سوالوں کا جواب جاننا چاہتے ہیں۔ سنتھیا ریچی کے متعلق ایک اور بات بھی ہے کہ جس ملک کے اندر وہ ان کی عزت محفوظ نہیں تھی تو پھر اس ملک سے تو ان کو بھاگ جانا چاہیے تھا، وہ وہاں پھر رہتی کیوں رہے ہیں جہاں ان کو جان کا خطرہ تھا، عزت کا خطرہ تھا، آبرو کا خطرہ تھا۔ دیکھیں ایک بات بڑی ضروری ہے اور میں آخر میں آپ سے یہ کہوں گا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اگر جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف مکمل ثبوت ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اور اگر اس کے اندر کوئی اور بات نکلی تو پھر سنتھیا ریچی کو کیا سزا ملے گی، یہ ہے سوال۔ دشمن کے پروپیگنڈا کا شکار ہو کے صرف تماش بینیوں کی طرح ہمیں اپنا گردن نہیں ہلانی چاہیے، بلکہ خود اس کے اندر خاص طور پہ نوجوان صحافی جو ہیں وہ اس کے اندر حقائق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان زندہ باد۔